बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 23 टैक्स इनवॉइस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बजट 2022-23 के अंदर इसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टैक्स इनवॉइस अंदर सेल टैक्स एक्ट 1999 के अंदर ये सेल इनवॉइस जो होती है, इसमें सेल इनवॉइस के लिए क्या कंडीशंस हैं उसको भी हम आज स्टडी करेंगे, और जो माइनर सा चेंज आया है इसके अंदर टैक्स इनवॉइस के अंदर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन 23 है टैक्स इनवॉइस का, और सबसे पहले हम सेक्शन स्टडी कर लेते हैं कि सेक्शन कहता क्या है। कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई शैल इशू अ सीरियल नंबर टैक्स इनवॉइस, यानी कि जो भी टैक्सेबल इनवॉइस इशू करेगा सप्लाईज की, तो सबसे पहला जो काम होगा वो सीरियल नंबर होगा। सीरियल नंबर से मुराद, अगर मेरा नया साल स्टार्ट होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक सीरीज से लेके उसको कंटिन्यू लेके चल रही होती हैं। मसलन अगर एक टैक्स ईयर ख़त्म हुआ, एक से स्टार्ट हुआ, समझिए उनका एक टैक्स ईयर ख़त्म हुआ 100 पे, तो वो नेक्स्ट जो ईयर है वो उसको 101 से स्टार्ट करवाती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सीरियल नंबर साल वाइज लेके चल रही होती हैं, एक से यानी कि स्टार्ट करती हैं और 100 पे ख़त्म कर देती हैं। फिर जब नया ईयर आता है, नए ईयर में आने के साथ वो दोबारा क्या करती हैं, 1 से लेके 100 तक दोबारा से इसको फर्स्ट इनवॉइस से स्टार्ट करती हैं। कुछ कंपनीज इस तरह भी कर रही होती हैं। तो टैक्स इनवॉइस के लिए जो इस पे सबसे पहली बात बोली गई कि अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई शैल इशू अ सीरियल नंबर टैक्स इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड, यानी कि जब भी कभी यानी कि सप्लाईज ऑफ गुड यानी करेगा तो टैक्सेबल जो इनवॉइस होगा उसके ऊपर सीरियल नंबर होगा। सीरियल नंबर के साथ वो नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 करके, ठीक है। कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर 339, और यानी कि इसके साथ साथ ये होना चाहिए कि उसके अंदर उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज में मेंशन किया हो। क्या मेंशन किया हो कि नाम, यानी कि नाम लिखा हो, एड्रेस यानी कि ऑफिस का जो भी है, अगर हेड ऑफिस है हेड ऑफिस का क्या कहते हैं का पूरा एड्रेस, या फिर आपका यानी कोई शॉप है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस जगह का, या गोडाउन है उस जगह का पूरा एड्रेस। और रजिस्टर्ड नंबर, यानी कि रजिस्टर्ड नंबर से मुराद है एनटीएन नंबर है, एनटीएन नंबर ऑफ दी सप्लायर, एनटीएन नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है, जो इसका क्लॉज बी है 23rd टैक्स इनवॉइस का क्लॉज बी, द नेम एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द रिसीप्ट and CNIC और NTN of the unregistered person, यानी कि अगर किसी अनरजिस्टर्ड को माल अगर आप फ्रॉड करेंगे तो उसके लिए CNIC या NTN अनरजिस्टर्ड के लिए होना ज़रूरी है। As the case may be excluding supply by the retailer where the transaction value inclusive of sale tax amount does not exceed rupees 100,000, यानी कि इससे मुराद 1 लाख से ऊपर की अगर इनवॉइस होगी तो जो है ये कंडीशन इम्प्लीमेंट होगी कि CNIC और NTN चाहिए होगा। अगर 1 लाख तक इसकी यानी कि इनवॉइस है तो फिर ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है। और इसी पे जो बजट के अंदर जो इसमें जो चेंज आया है हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ये यहाँ तक था 100। अब जो चेंज इन सेक्शन 23 बी का है, क्लॉज बी का है, ये भी मैंने पढ़ा, ये पुराना था। अब जो नया वाला है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। वो क्या जनरल ऑर्डर है, और ये सेक्शन 23 इन सबसेक्शन 1 है, क्लॉज बी है, शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली द नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रसीद एंड इन। ये सेम रहेगा, नाम एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। केस ऑफ सप्लाईज बाय मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट दे दी गई है। अनरजिस्टर्ड को अगर ये सेल करेंगे इन केस मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर टू अनरजिस्टर्ड, यानी कि मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर सेल करते हैं अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, अनरजिस्टर्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अगर उनको फ्रॉक करते हैं
तो उनके लिए सीएनईसी नंबर और एनटीएन की रिक्वायरमेंट है। 1 लाख वाली जो कंडीशन थी, अगर 1 लाख से ऊपर माल जाएगा तो एनटीएन क्या कहते हैं एनटीएन या सीएनईसी नंबर की रिक्वायरमेंट जो थी वो ज़रूरी थी। अब 1 लाख अमाउंट की फ़ी जो अमाउंट है उसको लेस कर दिया, अमाउंट को ख़त्म कर दिया गया है और कंडीशन यहाँ जो इम्प्लीमेंट की गई है, केस ऑफ सप्लाइज़ बाय मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे तो इनका सीएनईसी नंबर भाई 50,000 की भी होगी तो भी इनका लेना होगा। अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स से यानी कि एनटीएन और सीएनईसी नंबर मेंशन करना होगा इनवॉइस के ऊपर। ठीक है? ये तो होगी, ये यहाँ तक बात आ गई जो हमने ये जो चेंज हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं, बाकी से क्लॉज पढ़ लेते हैं कि सेल टैक्स इनवाइस के अंदर अंडर सेल टैक्स एक्ट 1999 क्या कहता है। ये एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ द क्लॉज ऑर्डिनरी कंज्यूमर mean a person who is buying the goods for his own consumption and not for the purpose of resale प्रोसेस, यानी कि कोई ये ऑर्डिनरी यानी कंज्यूमर है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेगा। ये उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो रीसेल नहीं करेगा तो ये उसके लिए है। और दी प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन ऑफ सीएनआईसी एंड इन शैल बी इफेक्टेड, ये वैसे ही ख़त्म हो चुका है। और इसके अलावा क्या है, द प्रोवाइडेड द फर्दर दैट द कंडीशन ऑफ सीएनआईसी शैल नॉट अप्लाई। अच्छा, ये सीएनएसई की एक वही वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होगी इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड या डिजिटल मोड, यानी कि ये उनके लिए कह रहा है कि जो आमने सामने की क्रॉस यानी कि वो करे उसके लिए, पर ये इफेक्टिव नहीं होता, ज़्यादातर इनवॉइस इशू करनी पड़ती है। ये कह रहा है कि वो डेबिट क्रेडिट के थ्रू यानी कि पेमेंट करें या वो करें डेबिट क्रेडिट के थ्रू, तो ये होगा नहीं इस तरह। ठीक है? और उसके बाद है कि इनवॉइस के ऊपर जो है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस यानी कि डेट आनी चाहिए। जो भी टैक्सेबल इनवाइस होगी उसके ऊपर सबसे पहले डेट मेंशन होना ज़रूरी है, किस तारीख की इनवाइस है। फिर डिस्क्रिप्शन है, इंक्लूड काउंट दिनार या कंस्ट्रक्शन इन द केस ऑफ द टेक्सटाइल यार्न एंड फैब्रिक और एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी कि ये डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकायदा लिखा हो। जैसे अक्सर आपने देखा होगा क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ पीसेस पे भी हो सकती है, केजी पे हो सकती है, फैब्रिक यार्न पे हो सकती है, तो मुख्तलिफ हैं। क्यूबिक मीटर पे हो सकती है कंस्ट्रक्शन की, वो लिखना मेंशन करना ज़रूरी है। अच्छा, वैल्यू ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ये भी आपने मेंशन करना ज़रूरी है। अमाउंट ऑफ सेल टैक्स मेंशन करना ज़रूरी है कि सेल टैक्स इतना अमाउंट, सेल टैक्स का अमाउंट इतना है। और अमाउंट ऑफ सेल टैक्स के बाद है वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ, यानी कि दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आती है उसको इंक्लूसिव कहते हैं, वो मेंशन करना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद दी प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड मे बाय नोटिफाई इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफिक सच नोटिफिकेशन इनवॉइस फॉर द डिफरेंट पर्सन ऑफ क्लास, या पर्सन यानी कि वो कर सकती है, यानी कि बोर्ड जो है नोटिफिकेशन कर सकता है कि डिफरेंट टाइप की इनवॉइस आप इशू करें इनको। कोई भी यानी कि स्पेसिफिक फॉर्मेट यानी कि दे के, यानी कि एफबीआर इनको अलाउ वो कह सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, दी प्रोवाइडेड टू दी फर्दर दैट नॉट मोर देन वन टैक्स इनवाइस शैल बी इशू फॉर दी टैक्सेबल सप्लाई। क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट मोर देन वन टैक्स। अगर हम एक बार कोई सप्लाईज करते हैं तो उसके के ऊपर एक ही इनवाइस यानी कि हमको इशू करनी है, हम दो इनवाइस इशू नहीं कर सकते। एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो गई। अच्छा, नो पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, ये रिटेलर के लिए है कि नो पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन पेइंग क्या कहते हैं रिटेलर टैक्स शैल इशू एन इनवॉइस अंडर दिस सेक्शन, यानी कि जो रिटेलर है सिर्फ इनवॉइस, वो जो पैसे पे कर रहा हो ये सिर्फ वो इनवॉइस इशू कर सकता है। ठीक है? A registered person making a taxable supply may subject to such condition, restriction and limitations on the board may be notification of the official gazette specific issue invoice to another registered person to electronic, ये वो यानी कि बोर्ड की तरफ से यानी कि वो हो सकता है कि इनको नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि आप ये स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस इनको इशू करें। अच्छा, इसके बाद क्या है, द बोर्ड में भी नोटिफाई, ये सेम सेम वही प्रोसीजर क्या कह रहा है, द बोर्ड में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट प्रिस्क्राइब द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ द रेगुलेटिंग द इशू एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द टैक्स इनवाइस। ठीक है?
ये भी सेम यानी कि वो है कि यानी कि बोर्ड इशू कर सकता है चीज़ें और उनको कह सकता है कि ये आप इनवॉइस करके इशू करें। जस्ट सिंपल सी एक वीडियो थी और सिंपल सा एक टॉपिक था ये। हमने इसको जो सेल टैक्स की इनवॉइस है वो किस तरह बनती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग रजिस्टर्ड नंबर इसमें मेंशन नहीं करते, रजिस्टर्ड नंबर से मुराद एनटीएन और जीएसटी नंबर मेंशन नहीं करते। जब तक एनटीएन और जीएसटी नंबर जो जिसको कहते हैं जो सेल टैक्स नंबर होता है वो लिखना इसके ऊपर ज़रूरी होता है, ताकि उस वो पता चल सके। अब एनटीएन एनटीएन से सिर्फ तो ये पता चलेगा कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो कभी भी आप इनवॉइस किसी के लिए इशू टैक्सेबल इनवॉइस इशू करेंगे किसी को, तो सबसे पहले उनका एनटीएन और जीएसटी नंबर लाज़मी लें और बाकी आपने सारी सारी हमने कंडीशन पढ़ी, फर्दर से जितनी चीज़ें हैं, ये इंक्लूड करना ज़रूरी है। जिसमें नाम आ गया, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गए, अच्छा एक्सक्लूडिंग अमाउंट आ गई, सेल टैक्स आ गई, एक्सक्लूसिव आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो सेल टैक्स इनवॉइस का जो एक क्राइटेरिया है, वो पूरा नहीं होगा। इसको पूरा करना ज़रूरी है और वो अगर आप वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा लेक्चर था। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।